students, welcome to my channel. I am here with very important topic which is the Coulomb law and its vector form. That is the basic topic and a very important topic of electrostatics. Okay. Then firstly Coulomb law है क्या बताया जी इसने? इसके स्टार्टिंग से हम क्या देखते हैं कि firstly हमारे पास सपोज कर लो दो चार्जेस हैं. Let's say I have Q1 and Q2 charge. Let's say both are of same nature, like charges हैं, positive charges हैं. मैंने क्या किया, इनको कुछ डिस्टेंस पे रखा, r डिस्टेंस पे. तो कूलम ने हमें क्या बताया कि ये दोनों चार्जेस जो हैं, इन दोनों में क्या है, एक फोर्स लगेगी. जो फोर्स है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी. फर्स्टली के ये जो चार्जेस हैं इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है, मीन्स इनकी अपनी वैल्यू क्या है, इसका इस चार्ज की वैल्यू कितनी है और इस चार्ज की वैल्यू कितनी है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितने बड़े चार्जेस होंगे उतनी फोर्स ये ज़्यादा होगी. ठीक है जी. देन क्या है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. तो ये क्या है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे जितना इनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके स्क्वायर पे डिपेंड करती है. दैट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं. दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है. तो क्या है कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जितना डिस्टेंस आप ज्यादा रखोगे उतनी फोर्स क्या आएगी, कम आएगी. ठीक है. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैटिक चार्जेस की. याद रखना कि ये जो कूलम लॉ है ये एप्लीकेबल है फॉर द स्टैटिक चार्जेस ओनली. ओके. देन combinedly you can say that force is proportional to Q1 Q2 by r square. Okay. तो हमने इक्वेशन को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास ये फोर्स की इक्वेशन बनी कि F जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर के. ठीक है. देन प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक कांस्टेंट चाहिए. तो दैट कांस्टेंट इज K here and that will give you the equation F is equal to K Q1 Q2 upon r square. और K जो है that is also known as electrostatic, that is also known as electrostatic force constant. Okay. इसे हम electrostatic force constant या फिर हम इसे Coulomb constant भी बोलते हैं. ठीक है जी. that is also known as Coulomb constant. Okay. then next क्या है कि तो क्या है इस कूलम लॉ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कहाँ यूज होता है जी. ये जो हम देख लेते हैं, जब कूलम लॉ है ये क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्लीकेबल है. दैट मीन क्या है कि इसके लिए जो चार्जेस हैं वो क्या चाहिए, चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पे चाहिए. ठीक है जी. कूलम लॉ एप्लीकेबल किन पे है, जो चार्जेस जो हैं वो रेस्ट पे है. ठीक है जी. देन सेकेंडली हमने क्या देखा कि ये जो कूलम लॉ है, ठीक है जी, तो उसमें हमने कि अगर कोई और चार्ज, ठीक है, तो कूलम लॉ में हमने क्या देखा कि फोर्स जो है दैट डज नॉट चेंज इफ देयर इज अनदर चार्ज प्लेस्ड. ओके. तो हम इस फील्ड में अगर कोई और चार्ज भी रख दें, यहाँ मैंने लाके एक और चार्ज रख दिया. ठीक है. तो इन दोनों में जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है जी. तो थर्डली कि ये जो कूलम लॉ है, ठीक है जी, तो हमने क्या देखा कि अभी तो मैंने ये कंसिडर किया कि यहाँ मेरे पास वैक्यूम है या हमने एयर मीडियम कंसिडर किया. ठीक है जी. या तो आप ये मान लो कि चार्जेस में वैक्यूम है या फिर क्या है, यहाँ पे एयर है. ठीक है जी. बट क्या है कि अगर हम जो मीडियम है, ठीक है जी, वो वैक्यूम या एयर की बजाय कोई और लेते हैं. ठीक है जी. इफ मीडियम is other than vacuum then force decreases. ठीक है. तो ये आपको माइंड में रखना है कि अगर हम इस मीडियम को चेंज कर दें, यहाँ एयर की बजाय वैक्यूम की बजाय, क्योंकि वैक्यूम और एयर जो है उनको ऑलमोस्ट सेम ही कांस्टेंट की वैल्यू आती है. अगर हम इस फोर्स को चेंज कर दें तो हमारे पास क्या है, ये फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है. अगर हम इस मीडियम को चेंज कर दें तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो देखते हैं कि K की वैल्यू जो है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है. K को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या शो करता है, दैट इज एक्चुअली द परमिटिविटी.
ओके, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, दैट मीन क्या है परमिटिविटी वर्ड। अब हम पहले हमें ये पता होना चाहिए परमिटिविटी वर्ड है क्या है, ये क्या शो करता है, क्या मीनिंग है इसका। परमिटिविटी मीन्स टू से दैट शोज द इजीनेस और डिफिकल्टी भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, इजीनेस और डिफिकल्टी फॉर अ मटेरियल which allows electric lines of force to pass through it। ठीक है जी, तो इसका मीनिंग समझाती हूँ मैं अभी आपको कि परमिटिविटी क्या है कि कितनी इजीनेस या कितनी डिफिकल्टी से कोई मटेरियल मीडियम जो है वो अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स को अपने में से पास होने के लिए। सिंपल सी वर्ड में अगर हम कहें कि दैट इज अ इजीनेस, दैट इज अ डिग्री ऑफ इजीनेस और डिफिकल्टी व्हिच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ दैट मटेरियल और मीडियम। ठीक है, कि वो मटेरियल या मीडियम कितना जल्दी कितना डिफिकल्टी से इलेक्ट्रीफाइड होगा, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है वो पास कर पाएंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस मीडियम की परमिटिविटी कहते हैं। तो K is equal to 1/4 pi epsilon naught। Here epsilon naught is the not shows a symbol कि that is the permittivity for vacuum or air। Okay, if you take the medium vacuum or air then permittivity is epsilon naught, otherwise it is only epsilon। देन परमिटिविटी जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है एयर के लिए, दैट इज 8.854 10⁻⁻12। ओके, तो इसके यूनिट क्या होंगे वो पहले हम जल्दी से यहाँ से निकाल लेते हैं। यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। Then you have to calculate the epsilon naught, then take it on this side। 4 pi is a constant, you can leave that क्योंकि हमें इसके यूनिट फाइंड करने हैं, कांस्टेंट के यूनिट नहीं होते, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R square। ओके, Q1 Q2 these are the कूलम इंटू कूलम स्क्वायर, फोर्स के हैं जी न्यूटन, डिस्टेंस के मीटर, दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यू कैन फिल हियर दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस। ठीक है, तो अगर हमने मीडियम जो है वो चेंज किया है, वो वैक्यूम या एयर की बजाय कोई और मीडियम है, तो परमिटिविटी जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, तो उसके लिए हम परमिटिविटी कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो परमिटिविटी मीडियम की लेने के लिए तो फर्स्टली उसके लिए हम ये देखते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज़ है। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज एप्सिलॉन आर। एक्चुअली रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो हमें रेशो देती है। ठीक है जी, it gives the ratio of permittivity of medium to permittivity of free space। okay, that is very important term, relative permittivity, that is equal to permittivity of that medium। okay, or you can say simple permittivity का epsilon भी ले लो, epsilon m भी ले सकते हो मीडियम के लिए। epsilon naught that is for air। okay, तो मीडियम की permittivity निकालनी है, then you can write it as epsilon r into epsilon naught। epsilon r is the relative permittivity। ओके, देन नेक्स्ट अगर ये नहीं कि अगर हमें कोई किसी और मीडियम में फोर्स कंसिडर करनी है तो हम क्या लिखेंगे उसे। वैसे तो फोर्स अगर एयर में हमने कंसिडर करनी है तो हम उसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बट अगर आपको फोर्स जो है वो किसी और मीडियम में लेनी है तो उसके लिए आप एप्सिलॉन नॉट की जगह पे क्या आएगा, हमारा एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, देन दैट इज Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, देन एप्सिलॉन की जो ये वैल्यू है, ठीक है, एप्सिलॉन मीडियम भी लिख सकते हो, इसकी ये जो वैल्यू है हम इसको फिल कर देंगे, दैट विल गिव यू 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, दैट इज एफ एम। ओके, तो ये जो डेफिनेशन है एक्चुअल में हमने यहीं से निकाली है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो कि अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, ओके, if I divide if I divide f by fm then you will get क्या आएगा हमारे पास 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square upon 1/4 pi epsilon r epsilon naught Q1 Q2 by
तो चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, यू कैन कैंसल आउट दीज टर्म्स, 4 pi will cancel out, okay, epsilon naught will cancel out, that will give you f by fm, okay, that is a epsilon r, okay, that is actually, तो मैं यहाँ पे पहले लिख के दिखा देती हूँ आपको, that is 1 by epsilon r, that is epsilon r. You can also define it as कि epsilon r जो है relative permittivity, that is actually the ratio of force between the charges in vacuum, okay, to the force between the charges in that medium, okay, having same distance and same magnitude, okay, remember that, having same distance and same magnitude, okay, that relative permittivity, that is also equal to the ratio of force between the charges placed at some distance r in vacuum to the force between the same charges placed at same distance in that medium, okay, that is the relative permittivity, because it is the ratio of two similar quantities, Newton, that is also Newton, okay, having same unit, so these two will cancel out, so relative permittivity के कोई यूनिट नहीं होंगे, इसकी क्या होगी, सिर्फ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये था हमारा कूलम लॉ एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मुझे कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में निकालना है, क्योंकि मैंने इस पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं की, मैंने कहीं पे वेक्टर का साइन नहीं लिया, तो ठीक है जी, ये तो स्केलर फॉर्म में था। अगर मुझे डायरेक्शन कंसिडर करके वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ को निकालना है तो मैं कैसे करूँगी? इसके लिए सेम चीज़ है कि मैंने अब सिर्फ क्या है कि हम डायरेक्शन को साथ में डिफाइन करेंगे। तो मैंने Q1 Q2 दो सिमिलर चार्जेस लिए हैं, लेट्स से दीज टू आर द पॉजिटिव चार्जेस, लाइक चार्जेस। अगर लाइक है तो इनका जो डिस्टेंस है वो मैंने r रखा, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो फर्स्ट पे सेकेंड चार्ज ने जो फोर्स लगाई दैट इज रिपल्शन, ओके, तो ये इसको रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन, ओके, लेट्स से दैट इज द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। सिमिलरली ये इससे रिपेल करेगा विद सम फोर्स दैट इज F21, that is force acting on second charge due to first, ठीक है। तो ये टर्म सारी हम यहाँ पे एक बार डिफाइन भी कर लेंगे, ठीक है। तो F12 जो है वो क्या है, that is force on Q1 due to Q2, ओके। तो F21 क्या है, that is force of repulsion on Q2, ठीक है, due to Q1, ओके। तो अब मुझे इनकी डायरेक्शन देनी है, तो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हमें लेना पड़ेगा। तो फर्स्टली क्या है, देखो अगर मुझे 1 to 2 जाना है, ठीक है, द यूनिट वेक्टर विच गिव मी द पोजीशन ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ले लिया R12, कैप है यूनिट वेक्टर का सिंबल। तो R12 मीन्स दैट गिव्स मी द डायरेक्शन फ्रॉम चार्ज फर्स्ट टू सेकेंड। सिमिलरली अगर मुझे 2 to 1 आना है तो उसके लिए मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, तो इस डायरेक्शन को एक सिंबल में लिखने के लिए मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया दैट इज R21, ओके, which is started from Q2 and ending at Q1, so tell me the direction, okay, now you can also write it here, ठीक है। तो जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, R12 that is the unit vector, okay, from Q1 to Q2 डायरेक्शन दे रहा है। R21 that is the unit vector from Q2 to Q1, ओके। तो ऐसे हमने ये डायरेक्शंस कंसिडर कर ली। तो हम देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में हम कूलम लॉ को कैसे लेंगे। तो फर्स्टली क्या है कि मैंने फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो मैंने लिया F12 लेते हैं। F12 क्या है, दैट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। तो हमें कूलम लॉ ने क्या बताया कि फोर्स कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड अपॉन स्केयर ऑफ डिस्टेंस, ओके। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड है जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो अब हमने क्या लेना है, डायरेक्शन कंसिडर करनी है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है, यहाँ से देखो क्लियर होता है, F12 जो है दैट इज डायरेक्टेड अलोंग दिस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में हमारा कौन सा यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग है, दैट इज R21, राइट। सो आई कैन राइट इट एज F12 फोर्स, ओके, दैट इज having this magnitude and direction is R21, okay, let it be equation first. Similarly you can find the force F21 which is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, because force remains same, okay, but now I am considering the direction also, so that is the magnitude but direction is F21
इसकी डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, दैट इज r12. ओके, नाउ दैट यू नो बच्चों कि r12 एंड r21 दोनों क्या है, देखो ऑपोजिट है, दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1. ठीक है, दोनों क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1. बट है क्या ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों क्या है, हम ऐसे लिखेंगे दोनों का रिलेशन r12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ r21. ओके, दैट मीन क्या है कि मैं r12 को माइनस ऑफ r21 से रिप्लेस कर सकती हूँ, then that will give you f21 that is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square into, instead of r12 cap I can write it as minus r21 cap. Okay, now let it be equation 2. Now you can divide these two equation. Okay, first को second से divide कर देंगे. Okay, then क्या है f12 upon f21 that will give you 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square r21 cap upon 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square into minus of r21 cap. ओके, तो मैंने क्या किया, ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, देन कॉमन टर्म जो है दे विल कैंसल आउट, सारे ही कॉमन है. ठीक है, देन इट विल गिव यू -1. इट इम्प्लाइज यू कैन से f12, ये -1 बचा है तो मैं इसको इधर ले जाऊं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ f12 that is equal to minus of f21. okay, and which is न्यूटन्स थर्ड लॉ. ओके, पढ़ा होगा आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. दैट मीन हम क्या कहेंगे यहाँ से कि जो कूलम लॉ है, ठीक है, कूलम लॉ, ठीक है, ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके, तो हमने यहाँ से क्या देखा कि जो हमारा कूलम लॉ है ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है. And that is Coulomb law in vector form, and that is very important article also. Okay, तो next article जो हमारा होगा next वीडियो में हम Coulomb law को पोजीशन वेक्टर में फाइंड करना जो है वो सीखेंगे कि पोजीशन वेक्टर में अगर हमें Coulomb law को निकालना है तो कैसे उसको ड्राइव करेंगे. ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियोस जो हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके उसके लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू.